नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव पर। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल के बीच में सुविधाओं की योजनाओं को लेकर पहले से ही जंग छिड़ी है। लेकिन अब हरियाणा से लाडो लक्ष्मी योजना की एंट्री होने जा रही है। वास्तव में लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देगी। और आज इसका ऐलान भी हो सकता है। इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी थी कैबिनेट की, जिसमें इसको अप्रूवल मिल सकता है। माना जा रहा है कि हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर मिले हुए हैं, बहुत लोग हरियाणा से दिल्ली में आके बसे हुए हैं और इसका असर दिल्ली चुनाव पर भी भारतीय जनता पार्टी भुना सकती है। ये बात ठीक है कि पैसा कहाँ से आएगा, इतने वादे किए जा रहे हैं, क्या इनको पूरा किया जाएगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप पार्टी के खिलाफ कोई भी ऐसा मोहरा चलने से या ऐसी चाल चलने से नहीं चूकती जिसके माध्यम से वो चुनाव में या दिल्ली सरकार में या कह सकते हैं कि दिल्ली चुनाव में जीत सके। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे अपने खास मेहमान उत्तम कुमार से और जानने की कोशिश करेंगे लाडो लक्ष्मी योजना वास्तव में है क्या, इसका पीछे क्या दृष्टिकोण है, इसके पीछे क्या प्लानिंग है और ये किस तरह से दिल्ली के चुनाव को प्रभावित कर। नमस्कार सर। अ, ये तो होना ही था। यही पहली बात मैं वो कहना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली सरकार या दिल्ली की सत्ता हर हाल में काबिज करना ये भाजपा का लक्ष्य है, बीजेपी का लक्ष्य है, अभी तो प्रायोरिटी है। और हरियाणा में बीजेपी की सत्ता है और हरियाणा में कुछ कदम उठाए जाए तो उसका लाभ दिल्ली सरकार मिलने में या सत्ता मिलने में हो सकता है, ऐसा भाजपा का मानना है और वो गलत नहीं है। और लक्ष्मी लाडो योजना की बात की जाए अभी, तो लक्ष्मी लाडो योजना है क्या? आपने दो 2500 बोला, मतलब 2500 बोला, लेकिन 2100 तक का कुछ उन्हें उनके एजेंडे पे है। आज कैबिनेट की मीटिंग में लगभग तय, सिर्फ ऐलान बाकी है, क्योंकि वो डिसीजन सिर्फ दिल्ली सरकार या हरियाणा की जनता के तहत है, लेकिन वो दिल्ली की सत्ता काबिज करने के उपलक्ष्य में वो उन्होंने प्लान किया है। और इसका पीछे थोड़ा मैं हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि ये महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ, जो कि मध्य प्रदेश और कुछ राज्यों में जो ये योजना चल रही थी, ये पहली बार हरियाणा में नहीं आ रही है। ये कुछ भाजपा शासित राज्यों में ये योजना है, लाडली योजना, या बाकी कुछ बहनों के लिए कुछ आर्थिक निधि देने की बात जो है, हेल्प करने की बात जो है, सहायता करने की जो बात है, वो हेल्थ के बारे में या बाकी कुछ सपोर्ट के लिए वो आर्थिक निधि की तरतूद की जाती है इसमें। ऐसी ये योजना है, ये बाकी कुछ भाजपा शासित राज्यों में सक्सेसफुल हुई और महाराष्ट्र सरकार ने भी उसी को दोहराया और जी वो सक्सेसफुल रहा एजेंडा कंप्लीटली। जी महाराष्ट्र जी में कंप्लीटली लोकसभा के इलेक्शन तक जब ऐसा माहौल था कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती, लेकिन ये लाडली योजना जो आ गई, लाडली योजना ने उसे सहारा दिया और महाराष्ट्र में सत्ता आई। कंप्लीटली वही रिप्लिकेट करना चाहेंगे वो हरियाणा में, और हरियाणा का जो अभी एजेंडा है हरियाणा में वो योजना लाने का, वो बिल्कुल दिल्ली की इलेक्शन सामने रखकर किया गया है। और उसका लाभ अगर आज ऐलान हो जाता है हरियाणा में, तो डेफिनेटली दिल्ली में भी उसका लाभ सत्ता मिलने में हो सकता है। बहुत ठीक कह रहे हैं कि जो स्कीम हरियाणा में लाई जा रही है उसका एक चुनावी संदर्भ है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव में उठा सकती है। लेकिन आप उत्तम महाराष्ट्र से आते हैं, आप पूना में रहते हैं। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के जब चुनाव थे राज्य के स्तर पर, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लाकर अपनी तीसरी बार विक्ट्री को साधा था। उसके बाद से इसी पैटर्न को उन्होंने फौरन महाराष्ट्र में उसका एडवांटेज उठाया। मैं ये जानना करेक्ट। चाह रहा हूँ कि आज क्या स्थिति है लाडली बहना योजना की महाराष्ट्र में? जिस नियमितता के साथ पहले पैसे दिए जा रहे थे, सुना आज नहीं दिए जा रहे, बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। या डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि क्या है, ये पैसा कहाँ से आएगा? ये अचानक से नई योजना लाई है ना, तो इसको पैसा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? इसकी भी कोई बात करनी चाहिए थी, लेकिन अभी पूरे के पूरे बाकी डेवलपमेंट के जो सेक्टर्स है, कुछ उन्हीं पे असर हो रहा है। और उसका प्रीमियम जो हफ्ता है, अगला हफ्ता लक्ष्य लाडली योजना का, वो देने में भी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि पैसा है नहीं। जो रेगुलर पैसा लगता है
नहीं तो ये पूरे योजना के लिए बहुत सारा कर्जा उठाना पड़ेगा, और कर्जा उठाने के बाद इसके भी हफ्ते भुगतान करना पड़ेगा, और बाकी विकास काम जो है, बाकी जो डेवलपमेंट की जो सेक्टर्स है, उन्होंने उन्हें भी निधि की जरूरत है। तो ये निधि कहाँ से लाएंगे? हरियाणा भी अगर योजना लाना चाहता है तो हरियाणा सरकार ने पहले, इसके लिए हम निधि कहाँ से लाएंगे ये पहले सामान्य जनता के सामने रखना चाहिए। लेकिन अभी वो रखेंगे नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ सत्ता है, और जो राजनीति में होता है वो ऐसे कहा जाता है कि सत्ता को हासिल करने में कुछ भी किया जाए तो उसमें गलत कुछ नहीं है। हाँ भाई, गलत कुछ नहीं है, बात सही है। अगर आप हरियाणा में लाते हो, हरियाणा के लोगों के लिए अच्छा है। और ये दिल्ली की सत्ता काबिज करने के लिए, दिल्ली की सत्ता हस्तगत करने के लिए भी मददगार हो सकता है। ये सभी बातें ठीक है, लेकिन उसका बहुत बड़ा असर, जैसे आप बिलाल सर बहुत बोल रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा असर विकास कामों पे होता है। काम बहुत सारे जो डेवलपमेंट की जो निधि होता है, योजनाएं होती है, वो ठप हो जाती है। ये महाराष्ट्र उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत ठीक बात कही आपने कि फ्री बीज देना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए पैसे का स्रोतों का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल है। और जब पैसे के स्रोत को हम्म। आप डाइवर्ट करते हैं इन फ्री बीज में, तो यकीनन विकास के कार्य रुक जाते हैं। लेकिन लेकिन अगर आप हम्म। फ्री बीज की बात करें, तो फ्री बीज हिंदुस्तान की राजनीति में एक ट्रेंड बन गया है। पहले इसकी शुरुआत करेक्ट। केजरीवाल मॉडल के माध्यम से हुई, और उसे फिर भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने, सभी ने अपने अपने राज्यों में लागू करना शुरू कर दिया। करेक्ट। केजरीवाल ये दावा करते हैं कि वो फ्रीबी जरूर देते हैं, लेकिन उनका बजट और उनका टोटल दिल्ली सरकार का जो बजट है, वो किसी तरह भी नुकसान में नहीं है। वो इसलिए उसका एडवांटेज हम्म। उठाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अन्य राज्यों की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, इन सभी राज्यों पर बड़े बड़े कर्जे हैं। किसी पे 5 लाख करोड़ है, हम्म। किसी पे 4 लाख करोड़ है, किसी पे 2.5 लाख करेक्ट। करोड़ है, किसी पे 3 लाख करोड़ है। तो देश के अंदर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं राज्य सरकारों के, फ्रीबीज पॉलिटिक्स के माध्यम से अपनी राजनीति साधे जा रहे हैं। ये सरकारों को, क्या आपको लगता नहीं है कि आर्थिक दृष्टिकोण से सतर्क होने की जरूरत है कि ये भारत के विकास का पहिया कहीं ना कहीं धंसा ना दे? अंतर्राष्ट्रीय दबाव हमारे पर पहले से ही है। भारत का फिजिकल डेफिसिट हम्म। 2,23,000 करोड़ तकरीबन पहुंच चुका है। भारत के अंदर करेक्ट। जो पर कैपिटा इनकम है, वो इतनी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा अपने बहुत ज्यादा खर्च कर सकें। भारत के अंदर बेरोजगारी की प्रॉब्लम है। भारत के अंदर एक तरह की अर्थव्यवस्था में भी सुस्ती देखी जा रही है, जीडीपी भी हमारा गिरा हुआ है। तो अब सरकारें इसके प्रति सचेत क्यों नजर नहीं आती? सरकारें इसके प्रति जब राष्ट्र प्रेम की बात करती है, देश प्रेम की बात करती है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से देश के प्रेम करने की बात क्यों नहीं करती, और इसके लिए कदम क्यों नहीं उठाती? क्या कोई राजनीतिक मजबूरी है जिसके चलते देश को दांव पे लगाया जा रहा है? सर बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अहम मुद्दा, इस पे बात करना बहुत ही रुचि, क्योंकि ये इतना जेन्युइन इशू है। बहुत दिनों से हम इस पे बात करते हैं। बहुत सारे लोगों से मैं भी बात करता हूँ इसी टॉपिक पे। ये आदत सबसे पहले कांग्रेस ने लगाई। कांग्रेस की सरकारें थी बहुत सारे राज्यों में और देश में भी। तो ये सब्सिडी देना, किसानों को मुफ्त बिजली देना, या किसानों को कुछ मदद करना, ये आदतें उन्होंने लगाई। हाँ ठीक है, उस वक्त एक वक्त था कि जब हमारी आवाम जनता को, किसानों को, या किसी गरीब फैमिलीज को, परिवारों को मदद करना जरूरी था, और उसमें कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन वो कंटिन्यू रखना, ये गलत बात है। कितने साल देना चाहिए, इसका कुछ तो एक एजेंडा फिक्स करना चाहिए कि ये 5 साल तक सब्सिडी रहेगी, या 10 साल तक रहेगी, या ये इतने टाइम तक रहेगी। ये हर एक सरकार ने डिसाइड करना चाहिए। दिल्ली में भी अ, अ, हमेशा नहीं देना चाहिए बिजली मुफ्त या बाकी कुछ एजुकेशन मुफ्त। ये हमेशा मुफ्त में मिली हुई चीजों का हमें इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। ये ह्यूमन बींग है कि कोई भी आदमी हो, उसको मुफ्त में अगर कोई चीज मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं रहती। उसे 1 रुपया का 1 रुपया भी अगर चार्ज भुगत देना पड़े तो उसकी कीमत लगती है। तो ये आदत लगा दी है। और आपके टॉपिक पे आता हूं मैं बिल्कुल, कि ये अभी राजनीतिक मजबूरी हो गई है। कौन उठाएगा ये, कौन डिसीजन लेगा ये? अगर मेरी सरकार आ गई तो मैं सोचूंगा कि नहीं नहीं, बिलाल सर के सरकार ने ऐसे डिसीजन लिया था, और उन्होंने वो पे दिया था, अगर मैं वो बंद कर दूंगा तो मेरी सरकार गिर जाएगी या नहीं आएगी। ये मैं सोचता हूँ।
ये राजनीतिक एजेंडा हो गया, ये राजनीतिक मजबूरी हो गई, इसीलिए ये सब्सिडी देने का, ये मुफ्त देने का, ये लाडली योजना लाने का वगैरह वगैरह, ये सब ट्रेंड है ना, ये गलत इस्तेमाल हो रहे। इसके आगे आर्थिक, मैं तो ये डेंजर स्टेटमेंट करना चाहूंगा कि बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं कि उनको आर्थिक बारे में ज्यादा रुचि होती नहीं है, जानकारी भी नहीं होती, राइट। इसके वजह से वो उस रास्ते पे जाते ही नहीं है कि हमारे राज्य पे कितना कर्जा है या आर्थिक कारोबार कैसे चलाना चाहिए। जो राजनीति नेता अच्छी तरह से समझता है ना आर्थिक कारोबार, वो अच्छे से राज्य चला सकता है, वो लोगों के हित में निर्णय डिसीजन लेता है, लेकिन वो आंख खुली रख के डिसीजन लेता है। ऐसे ये फ्री में दिया, ये योजना लाई, ये वो किया, ऐसे नहीं करता वो। तो ये सजग होने की और राजनीतिक पॉलिटिकल मैच्योरिटी आने की जरा जरूरत है। हमारे देश में कुछ दिनों में ऐसे पॉलिटिकल इमेच्योर लोग होते जा रहे हैं कि जिनको आर्थिक इसमें कोई रुचि नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी सत्ता आनी चाहिए, दैट्स इट। मुझे कुछ भी योजना लागू करना पड़े तो भी चलेगा, मुझे कुछ भी करना पड़े तो भी चलेगा। ये गलत बात है, ये गलत ट्रेंड आ रहा है सर। नहीं, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे कि केंद्र के स्तर पर एक बीपीएल परिवारों को 5 किलो अनाज या चावल दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री योजना इतनी बहुत सारी है जिसके माध्यम से किसानों को 6,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। किसान हम्म, शौचालय फ्री बनाए जाते हैं, घर आवास बनाए जाते हैं। लेकिन देश जिन हालात से गुजर रहा है, आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर एक बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। देश का ना राइट। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गई है। और अगर इस तरह की हम्म, फ्रीबीज ना भी दी जाए तो फिर उन लोगों के कुपोषण का शिकार हो सकते हैं फिर ये लोग। आपको लगता है कि भुखमरी फैल सकती है, कुछ ना कुछ तो सहायता करनी चाहिए फिर। हम्म। जब देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ये ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, तो फिर उस ये दृष्टिकोण से कुछ देखा हद जाए तक, तो फिर ये राइट राइट, जरूरी है आप बहुत फिर ही से। अहम अहम मुद्दा उठा रहे हैं। ये कुछ हद तक सही बात है, लेकिन मैं रूरल एरिया में बहुत बार जाता हूँ लेक्चर्स वगैरह के हिसाब से, तो वहां देखता हूँ बहुत सारे लोग ये अनाज रेशन पर जो लेते हैं और वो बेच देते हैं, बेच भी देते हैं, जिनको जरूरत नहीं होती उनको भी राशन मिलता है और वो लेके बेच भी देते हैं। हाँ, अब आप जो बात रख के रहे, आप कुछ भूखमरी फैल सकती है, उन ऐसे परिवार ढूंढने चाहिए, ऐसे परिवारों का सर्वे करना चाहिए, ऑफिशियली सर्वे करना चाहिए और उन्हीं को दिया जाना चाहिए। ये जो मुफ्त बिजली है, मुफ्त राशन है, या जो कुछ भी योजनाएं हैं। अब देखो केंद्र सरकार का मैं एक अच्छी बात रखूंगा कि गैस पे सब्सिडी थी पूरे देश में, तो गैस सब्सिडी उन्होंने बंद की, जरूरत नहीं है। हालांकि उसमें ऐसे मुद्दे उठाए गए कि अगर गैस पे सब्सिडी उठाएगी तो कोई गैस नहीं लेगा और फिर से पेड़ काटे जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे हुआ क्या? नहीं हुआ। आपकी गैस अगर जरूरत बात है तो उस पर आप खर्चा करना जरूरी है, और उस पे जो देश पे जो बोझ पड़ता था, देश की इकोनॉमी पे जो बोझ पड़ता था, तिजोरी पे जो बोझ पड़ता था, वो थोड़ा सा कम हो गया। तो ऐसे डिसीजन, डेयरिंग वाले डिसीजन कुछ तो टप्पे टप्पे पे लिया जाने चाहिए। बहुत सारी सरकारों ने ऐसा कदम उठाने चाहिए। हालांकि तुम 10 में से 9 डिसीजन लोगों के राजनीति के लिए ले लो, लेकिन एक तो ऐसा डिसीजन ले लो कि जो आर्थिक बाजू भी मजबूत करे, राज्य मजबूत करे, तिजोरी पे उसका भार ना आए और रिकवर कर सके, अपना जो कुछ भी कर्जा है वो रिकवर कर सके। बहुत आप ठीक बात कर रहे हैं कि देश को ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है। तभी देश के अंदर जो एक आर्थिक संकट आया हुआ है उससे बच सकते हैं। आप महाराष्ट्र में, आप पूना में है, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बाला साहब ठाकरे की जयंती पर आज शिवसेना और दोनों गुटों के अपनी अपनी ताकत दिखाई। उद्धव गुट और एक नाथ शिंदे हम्म। गुट। आज आज चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव गुजर चुका है, विधानसभा चुनाव गुजर चुके हैं। जनता के अंदर इन दोनों गुटों के बीच में लेके क्या परसेप्शन है? जनता किसको पसंद करती है, किसको असली शिवसेना मानती है, किसका दबदबा ज्यादा है? हाँ नहीं, ये सवाल थोड़ा दोनों शिवसेना को मानते हैं क्योंकि दोनों के फॉलोअर्स अलग अलग है। बाला साहब ठाकरे को सब लोग मानते हैं, दोनों शिवसेना के भी मानते हैं और अपोजिशन के भी मानते हैं। बाला साहब ठाकरे का काम अलग ही था, वो बियॉन्ड द शिवसेना, असली बियॉन्ड द पार्टी। चुनाव के बाद असली आप आज किसे माना जा रहा है? नहीं, ऐसे असली नकली का यहाँ पे हर एक का फॉलोअर अलग है, और ये दूसरे को नकली बोलता है तो वो दूसरे को नकली बोलता है, ऐसा तो चलता रहता है। वो कहीं पे भी होगा तो वही होगा।
असली कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। जो अपोजिशन में है दूसरे पार्टी में, उद्धव गुट शिंदे गुट को नकली कहता है, शिंदे गुट वाले उद्धव गुट को नकली कहते हैं। और जो बाकी जो है वो सिर्फ देख रहे हैं कि चलने दो इनमें, वो अच्छा ही है इनको, लेकिन इनमें झगड़े जनता क्या चल। मानती है, जनता क्या सोचती है, जनता क्या मानती नहीं, जनता इसके बियॉन्ड है, इसके आगे जा चुकी है। जनता सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूट अपने कॉन्स्टिट्यूट में कौन सा लीडर है, वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो शिंदे गुट का होगा या उद्धव गुट का होगा या शरद पवार गुट का हो या अजित पवार गुट का हो या और किसी बीजेपी का हो, वो अभी जनता, महाराष्ट्र की जनता भी बहुत होशियार हो गई है और वो सिर्फ कैंडिडेट मानती है कि हमारा कैंडिडेट अच्छा है ना, बस वो काम कर रहा है उसके पीछे खड़े रहो, और जो नहीं कर रहा है उसको गिराओ। है? लेकिन उत्तम, महाराष्ट्र की राजनीति में आप एक शरद पवार बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी परास्त हुई और पूरी जिस तरह से इंडिया गठबंधन को झटका लगा और फुल फ्लैग मेजोरिटी के हम्म अंदर, लगभग फुल फ्लैग मेजोरिटी के अंदर भारतीय हम्म जनता पार्टी हम्म वहां हम्म सरकार बनाने में कामयाब रही एक नाथ शिंदे गुट के साथ। ये बात ठीक है, उसमें बहुत सारे सवाल उठे ईवीएम को लेकर भी, जो मॉक बैलेट वोटिंग कराने की कोशिश, उसमें भी सवाल, कुछ समय तक कुछ हम्म विधायकों ने शपथ भी नहीं ली। हम्म तो आज आज हम्म आपका क्या, अब तो चुनाव पूरी तरह खुल गया, हर चीज लोगों के जबान पर है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे हम्म जो आज सामने निकल के आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण बने, या फिर वास्तव में ये ईवीएम का ही खेल था? ईवीएम के खेल के बारे में अभी विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। वो टेक्निकली हम नहीं बता सकते या डिक्लेयर क्या, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते एक्चुअली में क्या हुआ है। वो टेक्निकल बात है, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा में बहुत बुरी हार के बाद लोकसभा चुनाव में जो फटका बैठ गया महाराष्ट्र में, उसके बाद बीजेपी होशियार हो गई। बीजेपी के साथ जो अलायंस थे वो अजित पवार गुट हो या शिंदे गुट हो, उन्होंने ग्राउंड लेवल से काम शुरू कर दिया। और बहुत सारे ऐसे घटक थे इन तीनों पार्टियों के साथ कि उन्होंने भी बहुत ही स्लीपर सेल जैसे छुपे एजेंडे से बहुत ही अच्छे तरह से काम किया। जो कुछ निगेटिव फैक्टर्स थे पहले, वो हटाने की कोशिश की। और इसका डेफिनेटली ये 60-70% काम आ गया। उन्होंने काम किया, बहुत ही काम किया लोकसभा के बाद, और उसी की वजह से फिर से ये सत्ता में लोग आ गए। अगर विपक्ष के लोग बोल कहते होंगे ईवीएम का असर है या ऐसे कुछ अचानक से नतीजे बदल गए वगैरह, तो वो टेक्निकली देखना पड़ेगा। उन्हें ऐसे लगता है तो उसे वो फॉलो अप ले उसका, और साबित कर दे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लेके या बाकी कुछ फॉलो अप लेके। तो ये टेक्निकल बात है तो वो साबित करनी पड़ेगी। ऐसे ही आरोप हम राजनीति में या सत्ता में या किसी जब लोकशाही राज्य में रहते हैं तो ऐसे सिर्फ आरोप करने से कुछ नहीं होता, वो साबित भी करने पड़ते हैं, उसे फॉलो अप लेना पड़ता है। तो ऐसा होगा अगर, तो वो सामने आ जाएगा। नहीं तो अभी तो डेफिनेटली ऐसा सामने आ रहा है कि इन्होंने काम किया और सच में काम किया। वो लोकसभा के बाद ये पार्टियां काम करने में जुड़ चुकी थी। नहीं, लेकिन वो पॉलिटिकल नैरेटिव था क्या जिसने इतनी बड़ी थंपिंग मेजोरिटी, या कहिए कि इतना ज्यादा बूस्टअप दिया? वो कैसा कौन सा नैरेटिव काम कर रहा था वहां? वो लार्जर लेवल पे ऐसा कौन सा नैरेटिव था? क्या ये माना जाए देवेंद्र फडणवीस का चेहरा था? क्या ये माना जाए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की छवि थी? या ये माना जाए कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने गए थे, बटोगे तो कटोगी उन्होंने बात की थी? तो ऐसा कौन सा नैरेटिव काम कर रहा था जो जिसकी वजह से उनको काम ये सब मिल गया? या फिर लाडली बहना योजना काम कर रही? क्या काम कर रहा था लार्जर लेवल पे जो सबकी जबान पे था? करेक्ट। नहीं, मैंने आप जो बोला वो ना ही मोदी साहब का चेहरा काम आया, ना ही फडणवीस साहब का, या बाकी कुछ फैक्टर हो उतने उतने परसेंट में काम आए होंगे, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर हुआ कि अपना जो आज के डिस्कशन का पॉइंट है, लाडली योजना ही काम आई ज्यादा से ज्यादा। लोगों को क्या है, बस मुझे हर महीने इतने पैसे मिलते हैं ना, बस। अगर और ये नेरेटिव उसके साथ ये सेट कर दिया इन लोगों ने, अभी जो सत्ता में है उन लोगों ने, कि अगर हमारी सरकार नहीं आई तो ये योजना बंद हो सकती है। तो लोगों में ये नेरेटिव सेट हो गया और लोगों को ऐसे लगने लगा कि अगर बंद हो गई तो हमारे जो कुछ 2,000 रुपए या 2,000 2,500 रुपए है वो बंद हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली मिलते हैं ना, वो हर महीने मिलते हैं। अगर वो बंद हो गए तो चलो छोड़ जाने दो ना, हमें क्या है, कोई भी सरकार आई तो हमें क्या ज्यादा फर्क पड़ता है। हमें जो 2,500 रुपए हर महीने देगी वही सरकार आनी चाहिए।
ये कोई भी कॉमन पीपल यही थिंकिंग करता है, वो एक फैक्टर काम आ गया। दूसरा फैक्टर ये था कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में गए अपोजिशन वाले, अभी जो सत्ता में नहीं है, ये उद्धव ठाकरे गुट हो या पवार गुट हो या उनके साथ कांग्रेस हो, लोकसभा में मिली जीत की वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, और उसी की वजह से शायद अ, उनको ये भी झटका मिल गया, और लाडली योजना बहुत अच्छी तरह से काम कर गई। बहुत ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लाडली योजना बहुत अच्छी तरह काम कर गई। उसी तरह की ये लक्ष्मी लाडो योजना जो हरियाणा में बहुत जल्द इंट्रोड्यूस की जा सकती है, कैबिनेट ने इसको संज्ञान में ले लिया, उसका प्रभाव भी दिल्ली में देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर लाडली और लाडो बहनों योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लोगों की लाडली और लाडो बनी हुई है। देखना है कि दिल्ली में कितना काम करेगी। और जहाँ तक फ्रीबीज का सवाल है, इसका दबाव तो अर्थव्यवस्था पे आता ही रहेगा। उत्तम, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एबीसी हिंदी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि एबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने सभी प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करते रहें, और साथ ही साथ हमें अपने कमेंट बॉक्स भी प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।